नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। ये लेख लिखा है हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने भारतेंदु के बारे में। प्रस्तुत है दोस्तों भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। हिंदी भाषा के कवियों में बाबू हरिश्चंद्र का स्थान बहुत ऊंचा समझा जाता है। यह ठीक है कि उन्हें तुलसी, सूर, बिहारी या केशव की सी लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई, मगर इसका कारण यह नहीं कि वे योग्यता में इन कवियों से घटकर थे। तुलसीदास पद्यपद आख्यायिका के सम्राट थे, सूर ने अध्यात्म और बिहारी ने सौंदर्य और प्रेम को कमाल पर पहुंचाया। कबीर ने संसार की निस्सारता का राग गाया, मगर हरिश्चंद्र ने हर रंग की कविता की। वह काव्य प्रतिभा जो किसी एक रंग को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकती थी, बिखर गई। इसलिए ये कवि ऊंचाई और गंभीरता में यद्यपि हरिश्चंद्र से बढ़े हुए हैं, मगर काव्य विस्तार की दृष्टि से हरिश्चंद्र का स्थान बहुत ऊंचा है। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी और उनको गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार था। गद्य में तो उन्हें मार्गदर्शक का स्थान प्राप्त है। उनके पहले राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद ने हिंदी गद्य में ख्याति पाई थी, मगर राजा लक्ष्मण सिंह की योग्यता अधिकतर अनुवाद में खर्च हुई और राजा शिव प्रसाद की हिंदी में उर्दू शब्द बड़ी संख्या में रहते थे। शुद्ध हिंदी की नींव भारतेंदु ही के कलम ने डाली और उस जमाने से अब तक हिंदी गद्य ने बहुत कुछ तरक्की हासिल कर ली है, मगर आज भी हरिश्चंद्र के हिंदी गद्य की प्रौढ़ता, चुलबुलापन और शुद्धता प्रशंसनीय है। उनकी सबसे अधिक स्मरणीय और स्थायी साहित्यिक पूंजी उनके नाटक हैं। इस मैदान में कोई उनका प्रतियोगी नहीं। हिंदी नाट्य कला के वे प्रवर्तक हैं। उनके पहले हिंदी भाषा में नाटकों का अस्तित्व न था। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास की शकुंतला का अनुवाद अवश्य किया था, पर वह केवल अनुवाद था, मौलिक नाटक अप्राप्य थे। बाबू हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य की इस कमी को पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने छोटे बड़े 18 नाटक लिखे, जिनमें कुछ मौलिक और कुछ अनुवाद हैं। मौलिक नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र और चंद्रावली ऐसी किताबें हैं जो संसार की किसी भाषा का गौरव हो सकती है, और मुद्रा राक्षस यद्यपि एक संस्कृत नाटक का अनुवाद है, तथापि उच्च कोटि की रचना के सारे गुणों से भरपूर। इस सारे साहित्यिक कृतित्व पर दृष्टि डालकर कह सकते हैं कि हरिश्चंद्र जैसी सर्वतोमुखी प्रतिभा का कवि हिंदी भाषा में शायद ही दूसरा पैदा हुआ होगा। बाबू हरिश्चंद्र एक नामवर बाप के बेटे थे। उनके पिता बाबू गोपाल चंद्र बनारस के एक जाने माने रईस थे। वह गिरधर नाम से कविता करते थे। नीति परक विषयों पर लिखने में वह बेजोड़ थे। हरिश्चंद्र ने धन संपत्ति साथ कविता रचना की योग्यता भी उत्तराधिकार में पाई थी, और यद्यपि संपत्ति उनके खुले हाथों में बहुत दिन न रही, मगर काव्य रचना के उत्तराधिकार में उन्होंने सपूत बेटे की तरह बहुत कुछ वृद्धि की। वह संवत 1907 में पैदा हुए और कुछ दिनों घर पर हिंदी और फारसी पढ़ने के बाद क्वींस कॉलेज में दाखिल हुए, मगर यहाँ पढ़ाई का सिलसिला ज्यादा दिनों तक न चल सका। वह 5 ही साल के थे, उनकी माता का देहांत हो गया, और संवत 1917 में जब उनकी उम्र 10 साल से ज्यादा न थी, बाबू गोपाल चंद्र का देहांत हो गया। इन कारणों से उनकी पढ़ाई ढंग से न हुई और छुटपन में ही गृहस्थी का बोझ भी सिर पर आ पड़ा। पढ़ने लिखने में यूं ही उनकी तबीयत न लगती थी। गृहस्थी एक बहाना हो गई, पढ़ना छोड़ बैठे। मगर इसी उम्र में वह काव्य रचना की प्रतिभा का प्रमाण दे चुके थे। यह गुण उनमें दैवी था। 5 ही साल की उम्र में एक दोहा लिखकर अपने कवि पिता को आश्चर्य में डाल दिया था
और जिस समय उन्होंने पढ़ना छोड़ा वह अपने काव्य मर्मज्ञ मित्रों के बीच काफी ख्याति पा चुके थे। जीवन के आरंभिक वर्षों में उन्होंने विद्योपार्जन के प्रति बहुत उत्साह नहीं दिखलाया, लेकिन अपनी दैवी बुद्धि से इस कमी को बहुत जल्द पूरा किया और हिंदुस्तान की कुल भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उनका अंग्रेजी ज्ञान बहुत अच्छा था। यह बात उनके दुर्लभ बंधु से प्रकट होती है, जो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। मराठी, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, इन सब भाषाओं में वह केवल अपने विचार ही प्रकट नहीं कर सकते थे, बल्कि कविता भी कर सकते थे। इससे उनकी प्रखर बुद्धि का अंदाज किया जा सकता है। बाबू हरिश्चंद्र का खानदान बनारस के जाने माने और पैसे वाले घरानों में था। उन्हें कई लाख की जायदाद उत्तराधिकार में मिली थी, मगर उन्होंने धन संपदा की परवाह करना न सीखा था। दोस्तों के आतिथ्य सत्कार, विलासपूर्ण जीवन, गरीबों की मदद और कवियों की कदरदानी में वह रुपया पानी की तरह बहाते थे। दिवाली के रोज तेल की जगह इत्र से दिए जलाते थे और शरीर में तो वह तेल के बदले आमतौर पर खूब महंगे इत्र मला करते थे। कवियों की कदरदानी का यह हाल था कि एक एक दोहे पर खुश होकर सैकड़ों रुपए इनाम दे देते। याचक को जवाब देना उन्होंने सीखा ही ना था। जैसा कि दुनिया का कायदा है, ऐसे खर्चीले आदमियों की कमजोरी से फायदा उठाने वाले भी ढेरों पैदा हो जाते हैं। बाबू हरिश्चंद्र की दौलत उनकी नाजरबरदारियों में खूब खर्च होती थी। उनके इस खर्चीलेपन को देखकर एक बार महाराज बनारस ने उनसे कहा, बाबूजी, घर देखकर काम करो। इसका जवाब आपने दिया, महाराज, यह दौलत मेरे कितने ही पुरखों को निकल गई है, अब मैं इसे खा जाऊंगा। इससे उनके स्वभाव की मस्ती का सबूत मिल सकता है। भारतेंदु बड़े रंगीले, बांके, सुंदर, सजीले आदमी थे। सौंदर्य प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। सुंदरता खुद ब खुद उनकी आंखों में खुब जाती थी और कवि में यह एक विशेष गुण है। चित्रों से उन्हें बड़ा प्रेम था। बड़ी तलाश और खर्च से उन्होंने एक अनूठा संग्रह एकत्रित किया था, मगर एक दोस्त को उनके प्रति बहुत अनुरक्त देखकर उन्हें दे डाला। सौंदर्य की प्रशंसा और वर्णन से उनकी कविता भरी हुई है और साहित्य रसिकों का विचार है कि इस रंग में उनकी तबीयत असाधारण जोर दिखा गई है। नाटकों को छोड़कर उनका काव्य सौंदर्य और प्रेम की भावनाओं से भरा हुआ। प्रत्येक कवि, चाहे उसने कैसी ही बहुमुखी प्रतिभा क्यों न पाई हो, सिर्फ एक ही क्षेत्र में चोटी पर पहुंचता है। हरिश्चंद्र ने करुणा, प्रेम, प्राकृतिक दृश्य, वीरता, वैराग्य, हास्य, नीति आदि सभी रंगों में अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। मगर यह गुलावट जो उनके सौंदर्य चित्रण में पैदा हो गई है, दूसरे रंगों में अपेक्षाकृत कम है। जिंदादिली बाबू हरिश्चंद्र का विशेष गुण थी और वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट होती थी। साहित्य रचना, देश प्रेम, सामाजिकता, इन सब कार्यों में उन्होंने आगे बढ़कर योग दिया। उन्होंने गद्य और पद्य की कई पत्रिकाएं जारी की और नुकसान उठाकर चलाई। साहित्य के विकास के लिए एक संस्था स्थापित की। कुछ दिनों तक एक रीडिंग क्लब चलाया और चौखंबे में एक अंग्रेजी स्कूल कायम किया। इसके खर्चे वह 12 साल तक खुद अदा करते रहे। उनका लगाया हुआ यह शिक्षा का पौधा अब एक ऊंचा पूरा पेड़ हो गया है। इसमें अब स्कूल लिविंग तक की पढ़ाई होती है। मकान नया बन गया है और विद्यार्थियों की संख्या चौगुनी होगी। इन बातों से प्रकट होता है कि बाबू हरिश्चंद्र जमाने की रफ्तार से और उसकी आवश्यकताओं से अपरिचित न थे। उनकी जिंदादिली बहुधा चुहल और दिल लगी बाजी में खर्च होती थी। होली के दिनों में उनके यहाँ अबीर और गुलाल का दरिया बहता था। वह खुद कमर में एक मोटा सा कुंडा बांधे मस्करों का एक तूफाने बेतमीजी के साथ लिए बड़ी आजादी से कबीरें गाते निकलते थे। इन दिनों में वह फक्कड़, स्वांग, नकल, फोस किसी से बाज न आते थे। अप्रैल की 1 तारीख अंग्रेजों के यहाँ दिल लगी का दिन है। आज के दिन हर किस्म का मजाक जायज है। बाबू हरिश्चंद्र इस तारीख को शहर वालों के दिल बहलाव के लिए जरूर कोई ना कोई गुल खिलाते थे।
एक बार ऐलान कर दिया कि एक मशहूर उस्ताद हरिश्चंद्र स्कूल में मुफ्त गाना गाएंगे। जब हजारों आदमी जमा हुए तो पर्दा खुला और एक आदमी मस्खरों का भेष बनाए उल्टा तंबूरा हाथ में लिए बरामद हुआ और बड़ी भोड़ी आवाज में रेंकने लगा। लोग समझ गए कि भारतेंदु ने यह शगुफा खिलाया है। शर्मिंदा होकर वापस गए, मगर इस आजादी और बेफिक्री के बावजूद उनके स्वभाव में संतोष भी बहुत था। वह अपनी कमजोरियों पर कभी कभी लज्जित भी होते थे, मगर नानी ने हरिश्चंद्र के स्वभाव को देखकर उनके छोटे भाई के नाम सारी जायदाद का हिब्बेनामा कर दिया। हिब्बेनामे पर बाबू हरिश्चंद्र के दस्तखत बहुत जरूरी थे, मगर जब यह कागज उनके सामने आया तो उन्होंने बेधड़क उस पर दस्तखत कर दिए और 2-2.5 लाख की जायदाद की जरा भी परवाह न की। यह उनकी उदारता और निष्क्रियता का बहुत अनूठा उदाहरण है। बाबू हरिश्चंद्र का साहित्यिक जीवन बाकायदा तौर पर 18वें साल में शुरू हुआ और यद्यपि उन्होंने उम्र बहुत कम पाई, देहांत हुआ तो उनकी उम्र सिर्फ 36 साल थी। तो भी इन्हीं 18 वर्षों में उन्होंने अपनी कलम से हिंदी जबान को मालामाल कर दिया। उनकी रचनाएं 3 हिस्सों में बांटी जा सकती हैं: नाटक, कविताएं और गद्य के विविध लेख। इनमें से हर एक की संक्षिप्त चर्चा करना बहुत जरूरी मालूम होता है। बाबू हरिश्चंद्र के नाम से 16 संपूर्ण नाटक मिलते हैं, मगर अधिकांश बहुत छोटे हैं, जो कुछ पन्नों में ही खत्म हो गए हैं। इनमें अधिकांश संस्कृत नाटकों के अनुवाद या रूपांतर हैं। मौलिक नाटकों की संख्या 5 से अधिक नहीं। इनमें भी चंद्रावली, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र के अलावा और किसी नाटक को ठीक अर्थों में नाटक नहीं कहा जा सकता। वैदिक हिंसा अंधेर नगरी नाटक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और सामाजिक प्रश्नों पर हास्य व्यंग्यपूर्ण चुटकुले हैं, जो बहुत लोकप्रिय हुए और बार बार खेले गए। भारत दुर्दशा में राष्ट्र की नैतिक और सांस्कृतिक दुर्बलताएं बड़ी प्रभावशाली, हास्यपूर्ण और कहीं कहीं दर्दनाक ढंग से दिखाई गई। चंद्रावली प्रेम और प्रेम के रहस्यों की एक पिटारी है, जिससे कवि की सूझबूझ और मर्मभेदी दृष्टि का बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। नील देवी एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें अमीर अब्दुल शरीफ खान और महाराज सूरजदेव के मार्के बयान किए गए और सौंदर्य व प्रेम के मंचले कवि ने लड़ाई के मैदान में ऐसी काटें की हैं कि उसे पढ़कर दिलों में वीरता की एक लहर पैदा हो जाती है। मुद्रा राक्षस यद्यपि संस्कृति के प्रसिद्ध नाटक का अनुवाद है, तो भी इसमें मूल के सब गुण वर्तमान हैं और इसीलिए अनुवाद में जहां तहां अनुचित रूपांतर का धोखा होता है। हरिश्चंद्र की शायद सबसे प्रसिद्ध कृति सत्य हरिश्चंद्र है। इसमें महाराज हरिश्चंद्र की सच्चाई की परीक्षा का जिक्र है। महाभारत में इसका संक्षिप्त उल्लेख आया है। जैसे कालिदास ने महाभारत से विक्रमोर्वशी और शकुंतला का प्लॉट लेकर उनकी बुनियाद पर अपने अमर नाटकों की इमारत खड़ी की है, उसी तरह बाबू हरिश्चंद्र ने भी इस नाटक में महाभारत से घटना ले ली है। महाराज हरिश्चंद्र सूर्यवंश के एक चक्रवर्ती राजा थे, जो सच्चाई, वचन पालन और वफादारी में इस तरह एक कहावत बन गए हैं, जिस तरह हनुमान वीरता में, संकल्प में रावण, न्याय में युधिष्ठिर और हिम्मत में भीष्म पितामह। इस नाटक में विश्वामित्र ऋषि का राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा के लिए आना, राजा का विपत्ति में पड़कर बनारस जाना, वहां एक डोम के हाथ बिकना, फिर शमशान की चौकीदारी पर नियुक्त होना, रानी शैव्य का रोहिताश्व की लाश गोद में लेकर आना, राजा का उससे कफन मांगना, ये घटनाएं बहुत ही करुण, प्रभावशाली और निपुण ढंग से दिखलाई गई है। उनको दोहराने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत शिक्षित लोग न होंगे जिन्होंने इस नाटक को ना पढ़ा हो या खेले जाते ना देखा हो। यह घटनाएं स्वयं मनुष्य की नैतिक ऊंचाइयों का सुंदरतम उदाहरण है। उन पर बाबू हरिश्चंद्र की जादू भरी कलम ने सोने में सुहागे का काम किया है। हमने कई बार इस नाटक का खेल देखा है। जिस वक्त शैव्य रोहिताश्व की लाश गोद में लेकर आती है, उस वक्त दर्शकों की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। विलाप का दृश्य इससे अधिक प्रभावशाली अगर किसी हिंदी कवि ने खींचा है, तो वह महाराजा रामचंद्र का वनवास है। ऐसा कोई कॉलेज, कोई हॉस्टल, कोई लिटरेरी सोसाइटी या कोई ड्रामेटिक कंपनी ना होगी जिसने यह खेल ना किया हो। मगर तुलसी के वनवास की तरह
हरिश्चंद्र का यह वर्णन दिलों पर असर किए बगैर नहीं रहता। इसमें कोई शक नहीं कि जब तक हिंदी भाषा जिंदा रहेगी यह नाटक सर्वप्रिय रहेगा। लेकिन अगर इस नाटक को, जिसके कथानक की रचना में कवि को बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ा, अलग कर दिया जाए तो बाबू हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों में एक खास कमजोरी नजर आती है, और वह है कथानक की दुर्बलता। यह दोष चंद्रावली और नील देवी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनमें वर्णन शक्ति, भाव, दृश्य चित्रण सब कुछ है, मगर प्लॉट कमजोर है, और इसी प्लॉट की कमजोरी ने अच्छे कैरेक्टरों को पैदा न होने दिया। हरिश्चंद्र के अलावा उनके बाकी मौलिक नाटकों में कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं, या हैं तो बहुत कम, जो मनुष्य के उच्च जीवन का आदर्श बन सके और नैतिकता के ऊंचे शिखरों तक पहुंचे। घटनाओं के प्रकार पर कैरेक्टरों की हीनता और उच्चता निर्भर है। दुर्बल घटनाओं की स्थिति में ऊंचे कैरेक्टर क्यों कर पैदा हो सकते हैं? बाबू हरिश्चंद्र की कविताओं में अगरचे नाटकों की सी मौलिकता नहीं, क्योंकि इस मैदान में नया कुछ बहुत कम बचा है, लेकिन उसका स्थान बहुत ऊंचा है। काव्य मर्मज्ञों ने उसको बहुत मान दिया है और हिंदी के श्रेष्ठतम कवियों में उनकी गिनती की है। उर्दू में उदाहरण देकर उनकी कविता की विस्तृत चर्चा नहीं की जा सकती। सिर्फ इतना कहना काफी है कि उन्होंने हर रंग में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। सौंदर्य और वीरता का मैदान उनके लिए इतना ही आसान था जितना कायरता और घृणा था। तब भी जैसा हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रेम के रंग में उनकी कविता असाधारण रूप से सशक्त, प्रभावशाली और नेचुरल है। अध्यात्म और वैराग्य में भी उनकी तबीयत ने जोर दिखाया है, और जब यह ख्याल करो कि यह ऐश पसंद, शौकीन, रसीले कवि की रचना है तो सचमुच आश्चर्य होता है। वह अपने युग के केवल कवि नहीं बल्कि राष्ट्रीय कवि थे, और राष्ट्रभाषा की हैसियत से हरेक पब्लिक और राष्ट्रीय घटना पर उन्होंने आवश्यकता अनुसार बधाई, शोक, स्वागत, विदाई आदि की कविताएं लिखी हैं, मगर उनमें कोई विशेषता नहीं। कविता से और उसके असली उद्देश्यों से उनका कवि स्वभाव कैसा परिचित था, वह इस बात से बखूबी जाहिर हो जाता है कि उन्होंने कविता के 9 रसों में 4 और जोड़े, और काव्य मर्मज्ञों ने इस संशोधन को एक मत से स्वीकार कर लिया। बाबू हरिश्चंद्र के गद्य लेख विभिन्न विषयों पर हैं, ऐतिहासिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, नैतिक। गरज की सभी प्रश्नों पर उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है, मगर उनमें न विचारों की ताजगी है न खोजी। हाँ, जबान अलबत्ता साफ सुथरी है। हिंदी के साहित्य संसार ने भी भारतेंदु का यद्यपि उतना सम्मान नहीं किया जिसके वह अधिकारी हैं, तो भी तुलसी और केशव जैसे उच्च कोटि के कवियों को देखते हुए काफी गनीमत है। तुलसी की कोई प्रामाणिक और संपूर्ण जीवनी नहीं, सूर और केशव भी गुमनामी के कूचे में पड़े हुए हैं, मगर बाबू हरिश्चंद्र की कई जीवनियां प्रकाशित हो चुकी हैं, और उनमें बिहार के बाबू बृजनंदन सहाय की पुस्तक हरिश्चंद्र का जीवन बहुत विशद और मनोरंजक है। हिंदी में उसका वही स्थान है जो उर्दू में हयाते गालिब का है। इन बातों पर नजर डालते हुए यह कहा जा सकता है कि 19वीं सदी में हिंदी भाषा ने हरिश्चंद्र जैसा समर्थ, उन्नत विचार और उमंग से भरपूर कवि नहीं पैदा किया, और गो भाषा की चर्चा दिन ब दिन ज्यादा हो रही है, मगर अभी बहुत अरसा गुजरेगा जब हमको साहित्य की गद्दी पर हरिश्चंद्र का कोई उत्तराधिकारी दिखाई देगा। दोस्तों, ये था मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र पर एक लेख। यह उन्होंने लिखा था 1913 में उर्दू में, और उर्दू मासिक पत्रिका जमाना में यह प्रकाशित हुआ था। हिंदी के अधिकांश पाठक अभी मुंशी प्रेमचंद को सिर्फ एक उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में जानते हैं। कहीं कहीं उनके निबंधों की, उनके भाषणों की और उनके नाटकों की भी चर्चा हो जाती है, लेकिन उन्होंने जो अपने से पहले के लेखक हैं, जो साहित्य है उसकी समीक्षा की है, इस बात के ऊपर अधिक चर्चा नहीं होती। तो ये लेख मुंशी प्रेमचंद के अपने लेखक के जो सरोकार हैं उस पर भी प्रकाश डालता है,
और कैसे वो अपने साहित्य की, अपनी विरासत की आलोचना करते थे, इसके ऊपर भी प्रकाश डालता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेख पसंद आया होगा, आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।